नमस्कार दोस्तों। पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड के क्वेश्चन बैंक से ये सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं कॉमर्स के एमसीक्यूज। और आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 291। अकॉर्डिंग टू फैयल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। फैयल के अनुसार एक एम्प्लॉय को केवल एक ही सुपीरियर से ऑर्डर प्राप्त करने चाहिए। यह स्टेटमेंट है रिलेटेड किससे? गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन ए है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, बी है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सी है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, डी है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। ये फेयोल के प्रिंसिपल्स हैं और इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ये कहता है कि एक समय पे एक एम्प्लॉय को एक ही अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए। नेक्स्ट 292, which book was written by Henry Fayol in French language in 1916? 1916 में हेनरी फेयोल ने फ्रेंच लैंग्वेज में इनमें से कौन सी बुक लिखी? ऑप्शंस हैं एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल, साइकोलॉजी इन इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल। ये फ्रेंच लैंग्वेज में पूछा था, ये फ्रेंच लैंग्वेज में इस बुक का नाम है। इसका इंग्लिश जो वर्जन हुआ इस बुक का, उसका नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर किन को माना जाता है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पीटर ड्रकर, ऑप्शन बी एफ.डब्ल्यू. टेलर, ऑप्शन सी विक्टर ब्रूम, ऑप्शन डी हेनरी फेयोल। सही जवाब है ऑप्शन बी, एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रोपाउंडर या फादर मैनेजमेंट में माना जाता है। नेक्स्ट है डैश इज द प्रोसेस वेयर इन वी एग्जामिन द एनवायरमेंट टू रिकॉग्नाइज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस। इसमें बात हो रही है किसी प्रोसेस की और उस प्रोसेस के बारे में बताया है कि उसमें हम एग्जामिन करते हैं, जांच करते हैं एनवायरमेंट की, रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचान करने के लिए उन फैक्टर्स की जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए स्कैनिंग, ऑप्शन बी प्लानिंग, ऑप्शन सी फोरकास्टिंग, ऑप्शन डी असेसमेंट। सही जवाब है ऑप्शन ए स्कैनिंग। इसको बोला जाता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट को रीड करने के लिए जो एनालिस्ट होते हैं, जो मैनेजमेंट होती है, वो एनवायरनमेंट की स्टडी करने के लिए, फैक्टर्स की पहचान करने के लिए एनवायरमेंटल स्कैनिंग का काम करती है। नेक्स्ट, डैश इज द सेलिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर द पर्पज ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ ओनरशिप। इसमें कहा गया है एक प्रोसेस के बारे में कि इस प्रोसेस में इक्विटी शेयर्स को बेचा जाता है और पर्पज होता है कि ओनरशिप का प्राइवेटाइजेशन किया जाए, किसी संस्था की जो ओनरशिप है वो प्राइवेट लोगों को दी जाए। गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन है ए रीइन्वेस्टमेंट, बी डीनेशनलाइजेशन, सी डिसइन्वेस्टमेंट, डी कॉन्ट्रैक्टिंग। सही जवाब है ऑप्शन सी डिसइन्वेस्टमेंट। हिंदी में विनिवेश बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट का विपरीत होता है। नेक्स्ट है द टर्म सेज, SEZ स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या है यह पूछा है। ऑप्शन ए सोशल इकोलॉजिकल जोन, ऑप्शन बी सोशल इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन सी सोशल एनवायरमेंटल जोन, ऑप्शन डी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ। SEZ खास तौर पर बनाए जाते हैं, ऐसे विशेष क्षेत्र डिक्लेयर किए जाते हैं जिनमें एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं उनको ज्यादा बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है 297, द टर्म LPG इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट स्टैंड्स फॉर। जो टर्म LPG है बिजनेस एनवायरनमेंट में, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन बी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन सी लॉस पर ग्राम,
ऑप्शन डी लोकलाइजेशन, प्रमोशन, एनजीओ एक्सट्रीकेशन। सही जवाब है ऑप्शन बी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है सरकार के नियमों को उदार बनाना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है सरकारी संस्थानों की जो ओनरशिप है वो प्राइवेट लोगों को देना। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है किसी देश के जो बिजनेस हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ावा देना। नेक्स्ट है 298, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैज रिप्लेस्ड द मोनोपोलिस्टिक, रिस्ट्रिक्टिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, एमआरटीपी एक्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक्ट ऐसा है जिसने एमआरटीपी एक्ट को रिप्लेस किया है। ऑप्शन ए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ऑप्शन बी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ऑप्शन सी कॉम्पिटिशन एक्ट, ऑप्शन डी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट। सही जवाब है ऑप्शन सी कॉम्पिटिशन एक्ट। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 ने रिप्लेस किया है एमआरटीपी एक्ट 1969 को। एमआरटीपी एक्ट 1969 की जगह बन चुका है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। नेक्स्ट, डैश इज एन एरिया इन विच बिजनेस एंड ट्रेड लॉज आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। बात हो रही है किसी एरिया के बारे में। यह वो एरिया होता है, क्षेत्र होता है जिसमें बिजनेस और ट्रेड से रिलेटेड लॉज यानी कि कानून डिफरेंट होते हैं देश के बाकी हिस्सों से, एंड आर लोकेटेड विद इन ए कंट्रीज नेशनल बॉर्डर्स। और यह क्षेत्र किसी देश की राष्ट्रीय सीमाओं के अंतर्गत ही लोकेटेड होता है। हाउएवर, हालांकि दे आर ट्रीटेड जस्ट लाइक फॉरेन टेरिटरी, हालांकि उनको एक विदेशी क्षेत्र की तरह ट्रीट किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स के पर्पज से। गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए है SEZ, ऑप्शन बी SHG, ऑप्शन सी ट्रेड जोन, ऑप्शन डी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। सही जवाब है ऑप्शन ए SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट 300, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट। इनमें से कौन सा एनवायरमेंट का कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शन है ऑप्शन ए इकोनॉमिक फैक्टर्स, ऑप्शन बी जियोग्राफिकल फैक्टर्स, ऑप्शन सी पॉलिटिकल फैक्टर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सही जवाब है ऑप्शन बी जियोग्राफिकल फैक्टर्स। यह क्वेश्चन DSSB PGT के टायर 2 में जून 2015 में आया था, बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसका ओरिजिनल की में उन्होंने जवाब दिया था, सही जवाब ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये जो तीनों हैं ये तीनों ही एनवायरनमेंट के कंपोनेंट हैं, एनवायरनमेंट से रिलेट करते हैं। हालांकि बाद में लोगों ने ऑब्जेक्शन किए और चूंकि एनसीईआरटी में जो बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट दिए हैं वो कंपोनेंट जो दिए हैं वो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट। तो इस कारण से और कुछ कारण से उन्होंने बाद में बी को सही ऑप्शन मान लिया, जबकि जब लार्जर लेवल पे हम पढ़ते हैं तो ये सभी एनवायरनमेंट के हिस्से होते हैं। नेक्स्ट, हु आर द ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर इनमें से कौन हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे टर्म हैं जो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देते हैं। तो गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन ए है इंटरनेशनल ट्रेड, ऑप्शन बी फाइनेंशियल फ्लोज, ऑप्शन सी कम्युनिकेशंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब है ऑप्शन डी, ये तीनों ही ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने में मदद करते हैं या उसका काम करते हैं। नेक्स्ट है 302, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है। ऑप्शन ए एजुकेशन, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी पॉपुलेशन, ऑप्शन डी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए एजुकेशन। सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट में सोसाइटी और कल्चर से रिलेटेड सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, एजुकेशन इसका ही हिस्सा है, तो ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है 303, सोशलिज्म केम इनटू फोर्स फॉर सोशल डेवलपमेंट। जो सोशलिज्म है
समाजवाद है वो सोशल डेवलपमेंट के लिए आया, बट इट हैज वन लिमिटेशन, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है जो इस प्रकार है। तो ऑप्शंस जो दिए हैं, ऑप्शन ए है मैक्सिमम यूज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, फुल एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, प्लानिंग, ब्यूरोक्रेटिक टेंडेंसी। तो जो पहले तीन ऑप्शंस हैं ये तो हमें दिखाते हैं कि जो तीनों ऑप्शन हैं ये सोशलिज्म के बेनिफिट हैं, मतलब ये बेनिफिट्स हैं, कोई लॉस नहीं है। लेकिन ब्यूरोक्रेटिक टेंडेंसी ये इसकी एक लिमिटेशन है, इसलिए डी इसका सही जवाब हुआ। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्स्टिकल टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन यानी कि ग्लोबल लेवल पे बिजनेस को फैलाना, इसके मार्ग में क्या ऑब्स्टिकल है, बाधा क्या है, यह पूछा गया है। ऑप्शन ए है वाइड बेस, बड़ा बेस, ऑप्शन बी है निश मार्केट्स, ऑप्शन सी ऑब्सोलेसेंस और ऑप्शन डी कंपटीशन। जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी ऑब्सोलेसेंस, अप्रचलन। अप्रचलन वो सिचुएशन होती है जब कोई टेक्निक या कोई प्रोडक्ट चलन से बाहर हो जाता है, तो ग्लोबलाइजेशन के मार्ग में ये एक बाधक है, बाकी बाधक नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का कंपोनेंट नहीं है। जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, उनमें से एक टाइप उसका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी होता है, और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ये एलिमेंट है, उसके हिस्से हैं, एक नहीं है, उसकी पहचान करनी है। ऑप्शन ए है पब्लिक डेट, ऑप्शन बी है प्लान्ड आउटले इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, ऑप्शन सी है नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ आवर कंट्री विद फॉरेन कंट्रीज, ऑप्शन डी है बैलेंस ऑफ पेमेंट इन चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ आवर कंट्री विद फॉरेन कंट्रीज। हमारे देश की बाकी दुनिया के देशों के साथ रिलेशनशिप की जो नेचर है ये या तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आ सकता है या इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में आ सकता है। एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो एक ही फैक्टर एक से ज्यादा एरियाज में आ सकते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं उनकी भी कोई लिमिट नहीं है, ढेर सारे हैं, अलग अलग तरीके से उनको हम बता सकते हैं। बात आती है पब्लिक डेट, प्लान्ड आउटले, ये खर्चे से रिलेटेड है, डेट लोन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के एलिमेंट हैं, तो सी इसका सही जवाब हुआ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क। इनमें से कौन सा बिजनेस रिस्क का कारण नहीं है। ऑप्शन है ऑप्शन ए लेजी एम्प्लॉय, ऑप्शन बी मोटिवेटेड एम्प्लॉय, ऑप्शन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऑप्शन डी ह्यूमन एक्टिविटीज। जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी मोटिवेटेड एम्प्लॉयज। रिस्क जो अपने आप में होता है, रिस्क का मतलब होता है कि ऐसी संभावना कि या तो कोई लॉस हो सकता है या प्रॉफिट्स में कमी हो सकती है, उनको रिस्क बोला जाता है। तो मोटिवेटेड एम्प्लॉय तो बेटर के लिए है, ये रिस्क नहीं है। बाकी जो है ये रिस्क के फैक्टर्स हैं। रिस्क बिजनेस रिस्क भी हो सकता है, फाइनेंशियल रिस्क भी हो सकता है। फाइनेंशियल रिस्क जो होता है वो फाइनेंस की वजह से हो सकता है, फाइनेंशियल लॉसेज हो सकते हैं। बिजनेस रिस्क जो होता है वो ऑपरेशंस की वजह से होता है। तो लेजी एम्प्लॉय, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी, ये ऑपरेशन से, संस्था की ऑपरेशन से रिलेटेड है, इसलिए इसको बिजनेस रिस्क या ऑपरेटिंग रिस्क भी कहते हैं। नेक्स्ट है द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ ए बिजनेस इंक्लूड। एक बिजनेस का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में शामिल होगा इनमें से क्या। ऑप्शंस हैं इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक कंडीशंस, ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब है ऑप्शन डी, ये तीनों ही इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का हिस्सा है। नेक्स्ट, विच इज द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा बाहरी एनवायरनमेंट का हिस्सा है। गिवन ऑप्शन है एम्प्लॉइज, कंपनी पॉलिसी, डेमोग्राफी, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। ये एम्प्लॉइज, कंपनी पॉलिसी और मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ये संस्था के अंदर की चीज है, इसलिए ये इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है। जो डेमोग्राफी है ये बाहरी चीज है। डेमोग्राफी का मतलब होता है किसी एरिया की पॉपुलेशन की स्टडी। तो जो किसी एरिया की पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है वो डेमोग्राफी में आ जाता है, और इसलिए ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है क्योंकि ये संस्था के कंट्रोल से बाहर का है। नेक्स्ट है, इसलिए सी इसका सही जवाब हुआ डेमोग्राफी। द फैक्टर्स दैट अफेक्ट कंज्यूमर बाइंग पावर एंड स्पेंडिंग पैटर्न इज। वो फैक्टर्स जो एक कंज्यूमर की बाइंग पावर को और उसके स्पेंड करने के पैटर्न को प्रभावित करते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, यह पूछा है। ऑप्शन ए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी नेचुरल एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ऑप्शन डी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो सही जवाब है ऑप्शन ए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट।
नेक्स्ट, विच वन इज फॉल्स, इनमें से कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है उसकी पहचान करनी है। ऑप्शन ए है, लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हैज नॉट टेकन प्लेस with respect to removal of restriction on the movement of goods and services। ये कह रहे हैं कि जो लिबरलाइजेशन था, उदारीकरण जो था इंडियन इंडस्ट्री में, वो इसलिए नहीं हुआ था कि वो रिमूव करेगा रेस्ट्रिक्शन गुड्स और सर्विसेज की मूवमेंट को। तो यही स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि लिबरलाइजेशन का मतलब उदार बनना है पॉलिसीज में, और उदार बनने का मतलब है कि जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं गुड्स या सर्विसेज की मूवमेंट पे इंटरनेशनल लेवल पे, उनको रिमूव करना, उनको कम करना। तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए यही सही हो जाएगा। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। प्राइवेटाइजेशन एम्ड एट रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, सही बात है। प्राइवेटाइजेशन का उद्देश्य था कि जो पब्लिक सेक्टर है उसके रोल में कमी लाना। सी स्टेटमेंट भी सही है। ए ट्रूली ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी इंप्लाइज फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस बॉर्डर। जो सही मायने में ग्लोबल इकोनॉमी होगी वो उसको कहा जाएगा जो फ्री मूवमेंट पॉसिबल बनाती है अक्रॉस बॉर्डर्स, पीपल का भी गुड्स का भी। और डी है, लिबरलाइजेशन सिग्नल्ड द एंड ऑफ लाइसेंस परमिट कोटा राज। ये भी सही बात है। लिबरलाइजेशन का मतलब ही था कि जो रूल्स रेगुलेशन है उनको कम करना, तो लाइसेंस परमिट कोटा राज को कम करना उनके खात्मे का एक सिग्नल था। नेक्स्ट है, एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया एक इनिशिएटिव सितंबर 25, 2014 को लॉन्च किया गया था विद द मेजर ऑब्जेक्टिव। उसका मेजर ऑब्जेक्टिव था जॉब क्रिएशन एंड स्किल एनहेंसमेंट इन 25 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इस इनिशिएटिव का नाम क्या था ये पूछा है। ऑप्शन ए उज्ज्वला योजना, ऑप्शन बी वन नेशन वन टैक्स, ऑप्शन सी मेक इन इंडिया, ऑप्शन डी स्किल इंडिया। सही जवाब है ऑप्शन सी, मेक इन इंडिया। नेक्स्ट है, ड्यू टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नंबर ऑफ रिजर्व इंडस्ट्रीज फॉर पब्लिक सेक्टर रिमेन्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कारण जो पब्लिक सेक्टर था उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज पहले रिजर्व थी, धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती गई। तो ये पूछा है कि अब कितनी हो गई है। हालांकि ये 2011 में क्वेश्चन आया था आरपीएससी में, पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम में। तो उस समय इसका जो सही जवाब था वो ऑप्शन डी 3 था। हालांकि वर्तमान में यानी कि 2024 में केवल 2 ही ऐसे सेक्टर बचे हैं, और उन 2 में भी वो भी पूरी तरह से नहीं बचे हैं। वो 2 सेक्टर जो हैं, एक सेक्टर तो है इसका एनर्जी सेक्टर, एटॉमिक एनर्जी, एनर्जी नहीं एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक अणु से रिलेटेड एटॉमिक एनर्जी। और जो दूसरा है वो है रेलवे। अब जो रेलवे है, ये 2 सेक्टर हैं, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे। रेलवे भी पूरी तरह से रिजर्व नहीं रहा है, इसके भी कुछ एरिया रेलवे के भी प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिए गए। नेक्स्ट 313, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। इन इंडिया, भारत में ड्यू टू लिबरलाइजेशन के कारण, भारत में लिबरलाइजेशन के कारण ये स्टेटमेंट है कि ऐसा हुआ है। इनमें से हमें बताना रॉन्ग कौन सा है। तो जो पहला है वो कहता है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज हुए। सही बात है, इंक्रीज हुए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफी मात्रा में इंडिया में। फॉरेन ट्रेड हैज इंक्रीज्ड, ये भी सही बात है, इंक्रीज हुआ है फॉरेन ट्रेड। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैज रिड्यूस्ड, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी कम हुई है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, फैक्ट नहीं है। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ी है, इसलिए जो सी है यही सही जवाब हो जाएगा। बाकी फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ, ये भी सही बात है, फॉरेन कैपिटल का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो गिवन ऑप्शन में पहला स्टेटमेंट देखते हैं, इन प्राइवेटाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज इज डन। ये सही बात है। प्राइवेटाइजेशन के दौरान जो डिसइन्वेस्टमेंट था पब्लिक एंटरप्राइजेज का वो किया गया, यानी कि जो सार्वजनिक संस्थान थे उनमें विनिवेश किया गया। विनिवेश का मतलब है कि जो सरकार का निवेश था वो सरकार ने बेच दिया बाहर के लोगों को, तो इससे प्राइवेटाइजेशन बना। तो ये सही स्टेटमेंट है, हमें रॉन्ग की पहचान करनी है। बी स्टेटमेंट है, नेशनलाइज्ड एंटरप्राइजेज, राष्ट्रीयकृत संस्थान हैव ओपन्ड फॉर प्राइवेट सेक्टर इन प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। जो नेशनलाइज एंटरप्राइज थे उनको ओपन कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर के लिए प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस में, ये भी सही स्टेटमेंट है।
नेक्स्ट है पब्लिक एंटरप्राइजेज हैव नॉट गिवन ऑन लीज टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स इन प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये कह रहा है स्टेटमेंट कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेज थे उनको प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को लीज पे नहीं दिया गया प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस में। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। प्राइवेट एंटरप्राइजेज को इनको ऐसे जो सार्वजनिक संस्थान थे उनको लीज पे भी दिया गया है। नेक्स्ट डी, तो सी इसका सही जवाब हो गया क्योंकि रॉन्ग पूछा था उन्होंने। डी, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैव गिवन रोल इन मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज इन प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। ये सही बात है कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेस थे उनमें भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को जगह दी गई, रोल दिया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए जियोग्राफिकल लोकेशन, ऑप्शन बी सोशल कस्टम, ऑप्शन सी क्लाइमेट, ऑप्शन डी नेचुरल रिसोर्सेज। सही जवाब है ऑप्शन बी सोशल कस्टम। ये सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। बाकी जियोग्राफिकल लोकेशन, क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्सेज ये जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है। नेक्स्ट, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ ए कंट्री आर। एक देश के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। ऑप्शन दिए हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कंडीशन, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और सोशल सिस्टम। तो जो गिवन ऑप्शन है उसमें ऑप्शन डी सही है, ए बी सी डी, यानी कि ये चारों के चारों ऐसे फैक्टर हैं जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म वाज स्टार्टेड इन इंडिया फ्रॉम। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म इंडिया में कब स्टार्ट हुए। तो इसका जो ऑप्शंस हैं वो है ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1993। सही जवाब है ऑप्शन बी 1991 में पहले आर्थिक सुधार हुए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिव इंप्लीकेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन बिजनेस। बिजनेस पे ग्लोबलाइजेशन का एक नकारात्मक प्रभाव हमें बताना है, इनमें से क्या रहा। ऑप्शंस हैं, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, मार्केट की बढ़ोतरी, तो ये तो पॉजिटिव इंप्लीकेशन है। फ्री डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये भी इसका एक पॉजिटिव इंप्लीकेशन है। फ्री डिटरमाइन करना प्रोडक्शन की कैपेसिटी को किसी संस्था की को, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शंस का हटना, ये एक नेगेटिव इंप्लीकेशन रहा भारत के संदर्भ में, क्योंकि बहुत सारे हम अपने इंडिया के बिजनेस को या एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए प्रोटेक्शन के तरीके अपनाते थे। अब वो रिमूव करने पड़े ग्लोबलाइजेशन की वजह से, तो ये एक नेगेटिव इंप्लीकेशन रहा। बाकी सब पॉजिटिव इंप्लीकेशन है, टेक्निकल डेवलपमेंट भी और इससे पहले के ऑप्शन भी। नेक्स्ट है, फीचर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन इंक्लूड। प्राइवेटाइजेशन के जो फीचर्स हैं उनमें शामिल हैं, ऑप्शन ए वर्क एफिशिएंसी, ऑप्शन बी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ऑप्शन सी प्राइवेट सेक्टर इन प्लेस ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो ये सभी शामिल हैं, इसलिए डी इसका ऑल ऑफ द अबव जवाब सही हो जाता है। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज, प्राइवेटाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल पीस, ऑप्शन सी टू डेवलप कॉम्पिटिटिव एफिशिएंसी इन द इंडस्ट्रीज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ये सभी प्राइवेटाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट है, द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 रिप्लेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 का जो इंट्रोडक्शन हुआ, यानी कि इसको जो लाया गया, तो इसने रिप्लेस किया इनमें से किस एक्ट को। ऑप्शन ए है फेमा, ऑप्शन बी कंपनीज एक्ट 1956, ऑप्शन सी फेरा और ऑप्शन डी एमआरटीपी। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी एमआरटीपी। एमआरटीपी एक्ट 1969 को रिप्लेस करके बना कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। नेक्स्ट है, इन इंडिया फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन करेंसीज आर गवर्न्ड बाय विच एक्ट। भारत में फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी गवर्न किए जाते हैं कौन से एक्ट के माध्यम से। ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी फेमा, ऑप्शन सी आरबीआई, ऑप्शन डी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सही जवाब है ऑप्शन बी फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का 323। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 ऑफ द कॉम्पिटिशन लॉ के सेक्शन 44 के मुताबिक द पेनल्टी फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट
और omission to furnish material information by any party is, किसी भी पार्टी के द्वारा कोई फॉल्स स्टेटमेंट देना, गलत तथ्य देना, या कोई मेटीरियल इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण जानकारी को हटा लेना या उसको छुपा देना जानकर के। तो ऐसा करने की पेनल्टी क्या है, यह पूछा है। ऑप्शन ए है मिनिमम पेनल्टी 50 लाख, मैक्सिमम अप टू 1 करोड़। ऑप्शन बी है मिनिमम पेनल्टी 25 लाख, मैक्सिमम अप टू 1 करोड़। ऑप्शन सी है मिनिमम पेनल्टी ऑफ 5 लाख एंड मैक्सिमम पेनल्टी अप टू 50 लाख। ऑप्शन डी है मिनिमम पेनल्टी 10 लाख एंड मैक्सिमम पेनल्टी अप टू 50 लाख। गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, मिनिमम पेनल्टी 50 लाख कम से कम पेनल्टी और ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।